10 जुलाई 1910 प्रातःकाल सूर्योदय होने जा रहा था। फ्रांस की मार्सिलीज बंदरगाह पर मोरिया नाम का जहाज़ लंगर डाले खड़ा था। उसमें कुछ यांत्रिक गड़बड़ी हुई थी। कारीगर उसकी दुरुस्ती में मगन थे। जहाज़ के प्रवासी उसके दुरुस्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। समुद्र शांत था। प्रवासी भी निश्चिंत थे, बेफिक्र थे। एक युवक प्रवासी मात्र मन में ही कुछ हिसाब लगा रहा था। निश्चिंत रहना उसे संभव नहीं था, कारण वह बंधन में था। वह अंग्रेज़ों का बंदी था। उस पर नज़र रखने के लिए 2 पहरेदार नियुक्त थे। वे दिन रात उस पर निगाह रखते थे। मुझे शौच के लिए जाना है, बंदी ने पहरेदार से कहा। पहरेदार उसे जहाज़ के शौचकूच ले गए। बंदी ने शौचकूच का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। बाहर दोनों पहरेदार आमने सामने खड़े हो गए। दरवाजे के ऊपर कांच की खिड़की थी, उससे बंदी की हलचल पर नज़र रखी जा सकती थी। शौचकूच में गए युवक ने अपना ओवरकोट ऊपर की खिड़की पर रख दिया। इस प्रकार सिपाहियों की नज़र से बचते ही वह वहां से पोर्टहोल से बाहर निकला। समुद्र में कूद पड़ा। समुद्र की लहरों से संघर्ष करते तैरकर किनारे पहुंचा और बंदरगाह की दीवार चढ़कर दौड़ने लगा। शौचालय के बाहर खड़े पहरेदार झटपटाने लगे कि काफ़ी समय हो गया, फिर भी बंदी बाहर नहीं आ रहा था। अंदर कुछ तो भी गड़बड़ी की आशंका है। जहाज़ के ऊपर आकर देखने लगे। बंदी समुद्र में कूद पड़ा। वे शोर मचाने लगे, बंदी भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। अभी तक सो रहे जहाज़ में हो हलचल शुरू हो गया। भागने वाले बंदी का नाम सावरकर है, किसी ने कहा। इस साहसी घटना का व्रत दूसरे दिन समाचार पत्रों में प्रसिद्ध हुआ। दुनिया भर के लोगों का आश्चर्य का धक्का लगा। भगोर महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक छोटा सा गांव है। 28 मई 1883 को भूगोर के दामोदर पंत सावरकर के घर में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम विनायक रखा गया। गणेश दामोदर पंत का ज्येष्ठ पुत्र था। गणेश व विनायक दोनों एक ही देवता के नाम हैं। समान अर्थ के नाम लिए ये दोनों भाई आगे चलकर देश कार्य के समान रूप में अपना योगदान देते रहे। समानार्थी नामकरण सार्थक बना। घर के लोग गणेश तथा विनायक को बाबा और तात्या कहकर पुकारते थे। विनायक 9 वर्ष का था। उसी समय उसकी माँ राधाबाई का स्वर्गवास हुआ। गणेश तथा विनायक शिक्षा प्राप्त करने नासिक गए। पिता दामोदर पंत, छोटी बहन मैना तथा भाई नारायण भूगोर में ही रहे। भारत तब ब्रिटिशों के शासन में था। अंग्रेज सरकार ने यह निर्णय कर लिया था कि विक्टोरिया महारानी के राजरोहण का स्वर्ण महोत्सव सारे भारत में वैभव से मनाया जाए। उसी समय महाराष्ट्र में चारों ओर प्लेग की बीमारी फैली थी। लोग मक्खियों के समान बीमारी का शिकार हो रहे थे। जहाँ देखो वहीं मृत्यु का तांडव नृत्य दिखाई देता था। ऐसी स्थिति में महारानी ने इस राजरोहण उत्सव का कारण था जले पर नमक छिड़कना। देश प्रेमी जनता को यह सहन नहीं हुआ। सत्ताधारी अंग्रेजों के इस व्यवहार के विरोध में पूना के चाफेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार के उड़ा दिया। अंग्रेज सरकार ने चाफेकर बंधुओं को पकड़कर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। चाफेकर बंधुओं के इस साहस और बलिदान की अमिट छाप सावरकर बंधुओं पर पड़ी। बालक विनायक ने चाफेकर बंधुओं के साहस और स्फूर्तिदायक काव्य लिखा। उनकी अंतिम पंक्तियां का आश इस प्रकार है। आपका प्रारंभ किया कार्य बीच में ही बंद होगा, ऐसी शंका मत रखो। उसे आगे जलाने के लिए हम हैं, आप निश्चिंत रहें। केवल कविता लिखकर ही विनायक खामोश बैठा नहीं। अपनी कुल देवता अष्टभुजा दुर्गा माता के सामने विनायक ने प्रतिज्ञा की, देश की स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए सहस्त्र क्रांति का ध्वज फहराकर और प्राणों की बाजी लगाकर संघर्ष करेंगे। विनायक तथा गणेश ने अपने मित्रों के साथ नासिक की शाला में मित्र मेला नाम का संगठन प्रारंभ किया। मित्र मेला के कार्यक्रम थे व्यायामशाला चलाना, सार्वजनिक गणेशोत्सव तथा शिवाजी जयंती का आयोजन। साथियों में गाने के लिए देशभक्ति
पर गीतों की रचना स्वयं विनायक करता था। शिवाजी, तानाजी, वासुदेव, बलवंत, फड़के आदि लोगों के जीवन चरित्र विनायक स्फूर्तिदायक ढंग से सुनाते थे। किशोरों में स्वदेशाभिमान जगाने का स्फूर्ति केंद्र था मित्र मेला। 1899 में विनायक के पिता दामोदर पंत प्लेग के शिकार हो गए। घर का पूरा भार गणेश पर आ पड़ा। गणेश अपनी छोटी बहन तथा छोटे भाई को भगूर से नासिक ले आया। गणेश का विवाह यशोदा नाम की कन्या से हुआ था। गणेश तथा यशोदा ने विनायक, मैना और नारायण का प्रेम से पालन पोषण किया। विनायक यशोदा भाभी में अपनी माँ की ही प्रतिरूप देखा करते थे। विनायक की तीव्र बुद्धि पर गणेश को अभिमान था। घर का सारा भार स्वयं उठाकर विनायक को अपनी शिक्षा चालू रखने में उन्होंने उत्साहित किया। माध्यमिक शाला की पढ़ाई पूरी कर विनायक आगे की शिक्षा के लिए पूना पहुँचे। उसी समय भाऊ साहब की पुत्री यमुना से विनायक का विवाह हुआ था। विनायक ने पूना के फर्ग्यूसन महाविद्यालय में प्रवेश लिया। उनके साथ ही उनकी मित्र मेला की कल्पनाएं भी महाविद्यालय में प्रवेश पाया। अपनी योजना सहपाठियों को समझाकर उन्होंने उनका संगठन तैयार किया। विनायक की प्रेरणा में महाविद्यालय के वसतिगृह के भोजन के कक्ष में छत्रपति शिवाजी का चित्र लगाया गया। प्रतिदिन शिवाजी का स्वर्ण सप्ताहांत में समीप के सिंहगढ़ की यात्रा, वहाँ वीरों का चरित्र पठन, पारायण का कार्यक्रम होने लगा। इन कार्यक्रमों के सफल आयोजन में उत्साहित होकर विनायक ने अपने भाई गणेश को लिखा, बाबा, अगली ग्रीष्मकालीन छुट्टी में हमारे संगठन के सदस्यों का एक सम्मेलन नासिक में कराने का विचार है। उस देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति का अगला कदम रखना है। आपके भी विचार हमें अवगत हों, यह आवश्यक है। गणेश को भाई का पत्र पढ़कर हर्ष हुआ। ग्रीष्म की छुट्टी में नासिक में मित्रों का सम्मेलन हुआ। गणेश तथा विनायक अर्थात बाबा तथा तात्या ने मित्रों के साथ देश कार्य की कई योजना पर चर्चा की, कई प्रकार के हिसाब लगाए, खुद के रक्त से परस्पर तिलक लगाकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सहस्त्र क्रांति का कंकण बांधा। उन्होंने इस संगठन को अभिनव भारत का नाम दिया। नासिक सम्मेलन के बाद अभिनव भारत का काम उत्साह से आगे बढ़ने लगा। इस समय भारत सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में लोगों का संघर्ष जारी था। वकभक का विरोध करने के लिए एक नए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विरोध सभा, जुलूस आदि तो हमेशा होते ही थे, परंतु इसकी योजना और ही थी। सार्वजनिक स्थानों में विदेशी वस्त्रों का सामूहिक दहन करने का। जलते हुए वस्त्रों को देखकर लोकमान्य तिलक जी ने कहा, हिंदुस्तान में उठी यह अंग्रेजों के विरोध की प्रथम चिंगारी है। इसकी दाहकता थोड़े ही दिनों में इंग्लैंड पहुंचेगी। अभिनव भारत द्वारा किए इस विदेशी वस्त्रों की होली के कारण तात्या को महाविद्यालय के वसतिगृह से निकाल दिया गया। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ रहकर ही अपनी शिक्षा चालू रखी। अंतिम परीक्षा में उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर उपाधि प्राप्त की। उपाधि प्राप्त करने के बाद वे बम्बई जाकर कानून का अभ्यास करने लगे। साथ में समाचार पत्रों में देशभक्तिपूर्ण लेख भी लिखते थे। लंदन का इंडिया हाउस भारत के स्वतंत्रता संग्रामी को प्रोत्साहन देने वाला एक संस्था थी। यह संस्था अपने कार्यकलापों के लिए योग व बुद्धिमान तरुणों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विद्यार्थी वेतन देती थी। इस विज्ञापन देखकर विनायक सावरकर ने उसके लिए अपना आवेदन पत्र भेजा। उन्हें वह वेतन प्राप्त हुआ। तात्या अपनी पत्नी यमुना को मायके भेजकर 1906 में इंग्लैंड रवाना हो गए। सावरकर जी को अत्यंत प्रिय थे। इटली का यह देशभक्त तात्या का आदर्श नायक था। जुलाई 1906 को तात्या इंग्लैंड पहुँचे और वहाँ पर मैजनी के संबंध में उपलब्ध सभी साहित्य उन्होंने पढ़ लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय को प्रेरित कर उसके लिए संघर्ष करने का उत्साह उनमें निर्माण करने के लिए
सावरकर जी ने अत्यंत ओजस्वी तथा स्फूर्तिदायक भाषा में मैजनी का चरित्र लिखा और उसे छपवाने के लिए भारत भेजा। चरित्र की हस्तलिखित प्रति को पढ़कर लोकमान्य तिलक जी ने कहा, मैजनी का मूल चरित्र तो स्फूर्तिदायक है, परंतु तात्या की भाषा तथा लिखने की शैली अत्यंत ओजस्वी तथा तेजस्वी है। किसी भी युवक को वह स्वतंत्रता वीर बना सकती है। यदि यह चरित्र प्रकाशित हुआ तो ब्रिटिश सरकार उसे अवश्य जब्त करेंगे। तिलक जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। सावरकर लिखित मैजनी पुस्तक सरकार द्वारा जब्त की गई। स्वतंत्रता के लिए भारतीयों की भावना को प्रदीप्त करने सावरकर जी ने 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम का समग्र इतिहास लिखा। उस पुस्तक का नाम है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस स्वतंत्र संग्राम का महत्व कम करने ब्रिटिशों ने इसे सिपाहियों का गद्दर कहा था। सावरकर जी ने उस संग्राम का सत्य स्वरूप प्रकट किया। 1857 के भारत में हुए स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे थे। इस निमित्त ब्रिटिश की राजधानी लंदन में ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के इस रौप्य महोत्सव के लिए बैरिस्टर राणा, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा मैडम कामा इनका सक्रिय आधार मिला। स्वतंत्रता समर के गौरव चिन्ह को छाती पर लहराकर कई भारतीय विद्यार्थी लंदन शहर घूमे। इस गौरव चिन्ह को अभिमान के साथ छाती पर लगाकर महाविद्यालय के आवरण में मदन लाल ढींगरा नाम का विद्यार्थी घूम रहा था। उस समय उसे चिढ़ाने का प्रयास कुछ अंग्रेजी विद्यार्थियों ने किया। ढींगरा ने जैसे ही अपने कमर में रखी छुरी निकाली, वे भाग खड़े हुए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के इस रौप्य महोत्सव के कारण लंदन में अभिनव भारत के काम में तेजी आ गई। इस संगठन के सदस्य गुप्त रूप से गोला बारूद तैयार करते थे और निशाना लगाने का अभ्यास भी करते थे। सावरकर लिखित प्रथम स्वतंत्र संग्राम पुस्तक की छपाई का प्रयास करने लगे। सरकार को इसकी सूचना मिल गई। सरकार का यह दृढ़ मत बन गया था कि सावरकर लिखित पुस्तक का अर्थ है राजद्रोह को प्रेरणा देने वाला दस्तावेज। पुस्तक की हस्तलिखित की प्रति जब्त कराने छापखानों पर छापा डाला जाता था। इस परिस्थिति में कभी न कभी वह हस्तलिखित प्रति सरकार को मिल ही जाएगी। इस डर से बाबाराव ने उसे फ्रांस भेज दिया। भारतीय भाषा में लिखित इस पुस्तक का मुद्रण फ्रांस में होना असंभव था, इसलिए उसे अंग्रेजी में अनुवाद कर छापा गया। पुस्तक की प्रतियां गुप्त रूप से भारत पहुंचने लगीं। कुछ ही समय के बाद सरकार को इस पुस्तक के प्रकाशन की जानकारी मिली। पुस्तक पर बहिष्कार डाला गया। इस संबंध में बाबाराव सावरकर पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। भाभी के पत्र से सावरकर को लंदन में यह जानकारी मिली कि बाबाराव पकड़े गए, उन्हें काले पानी की सज़ा मिली है। भाई को काले पानी की सज़ा और मैं यहाँ इंग्लैंड में। ओह, भाभी जी को कितना कष्ट, कितना दुख। सावरकर व्यथित होने लगे। इस शोकाकुल स्थिति में भाभी जी को सांत्वना कैसे दें, तात्या सोचने लगे। उनका यह गहरा शोक श्लोक के रूप में भाभी जी को सांत्वना पत्र बना। कई प्रकार के फूल खिलते हैं, यथा तथा जीवित रहकर कहीं पर भी गिरकर सूख जाते हैं, परंतु उनकी महत्ता या गिनती किसी ने अपने पास रखी है। लेकिन गजेंद्र ने अपनी सूंड से ऊपर उठाकर श्री हरि के चरणों में जो समर्पित किया, वह कमल पुष्प मात्र अपने जीवन में सार्थक बना, पावन बना। यह कितने अभिमान का विषय है कि हमारे वंश के सभी लोग उसी सार्थकता को प्राप्त करने की स्थिति में हैं। तात्या ने अपनी भाभी को लिखे श्लोक रूपी पत्र का यह सारांश है। बाबाराव सावरकर को काले पानी की आजन्म कारावास की सजा, यह खबर सुनकर अभिनव भारत के सभी सदस्य आग बबूला हो गए। लंदन में मदन लाल ढींगरा ने शपथ ली कि इसका बदला उचित रूप से लेकर ही रहूँगा। लंदन में
बसे भारतीय क्रांतिकारियों की हलचल पर निगाह रखने के हेतु नियुक्त अंग्रेज अधिकारी कर्जन वाइली को उन्होंने गोली से उड़ा दिया। मदन लाल ढींगरा की गिरफ्तारी हुई, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। यहाँ भारत में भी वही किस्सा। सावरकर तथा अभिनव भारत संगठन के सदस्य यहाँ के कार्यकर्ताओं को इंग्लैंड से गुप्त रूप से शस्त्र भेजा करते थे। बाबूराव सावरकर को काले पानी की सज़ा देने वाले नासिक जिले का कांग्रेस अधिकारी जैक्सन था। उसे एक रंग मंदिर में अनंत कान्हेर ने गोली मारकर ख़त्म कर दिया। अनंत कान्हेर पकड़ा गया, अन्य कुछ कार्यकर्ता भी पकड़े गए। इन लोगों को अंग्रेज सरकार ने उनके प्रकार की यातनाएं दी। कांग्रेस सरकार का मत था कि कर्जन वाइली, जैक्सन आदि अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के पीछे विनायकराव सावरकर का हाथ है। मदन लाल ढींगरा ने घोषणा की थी कि भारतीय युवकों को काले पानी की सज़ा देने, उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाने में हमारा विरोध प्रकट करने के लिए हमने विचारपूर्वक अंग्रेजों का रक्त बहाने का निश्चय किया है। इस वक्तव्य को तैयार किया था सावरकर जी ने। सरकार के ध्यान में आया कि सावरकर जी की राजकीय धारणा भी यही है। अंग्रेज सरकार ने सावरकर के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। तात्याराव भारत लौटने की तैयारी में थे। उनके कई सहकारी पकड़े गए थे। ढींगरा के समान मित्र भी बन गए थे। भाई बाबूराव को अंडमान के कारागार में भेजा गया था। इस परिस्थिति में सावरकर को लंदन में रहने की इच्छा नहीं थी। भारत लौटने के लिए वे बेचैन थे। इन सारी परिस्थितियों में राजनीति के चलते रहने पर भी वे बैरिस्टर की परीक्षा में सफल रहे। तात्याराव भारत लौटने की तैयारी में ही थे कि उन्हें लंदन में विक्टोरिया स्टेशन पर सरकार द्वारा पकड़ा गया। राजद्रोह तथा अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या का आरोप उन पर लगा दिया गया। सावरकर जी का विचार था कि उपरोक्त आरोप का उन पर रखते समय वे लंदन में रहते थे, इसलिए लंदन में ही मुकदमा चलना चाहिए। परंतु अंग्रेज सरकार ने उसे माना नहीं। सावरकर को मोरिया नामक जहाज में भारत भेजा गया। मोरिया जहाज में बंदी के रूप में भारत आते समय ही सावरकर मार्शलीज बंदरगाह पर जहाज के पोर्टहोल से बाहर आकर समुद्र में कूद पड़े। पोर्टहोल के द्वारा बाहर निकलने से उनके शरीर पर जगह जगह खरोंच आ गई थी। उन्हें रक्त निकल रहा था। समुद्र के नमकीन पानी के कारण जलन हो रही थी। फिर भी वे तैरकर फ्रांस के भूभाग पर पहुंच गए। बंदरगाह की दीवार चढ़कर शहर में प्रवेश कर ही रहे थे कि दूसरी ओर से गश्ती नाव द्वारा पहरेदार किनारे पर पहुंच गए और उन्हें पकड़ लिया गया। फ्रांस की भूमि में मुझे गिरफ्तार करने का अधिकार आपको नहीं, सावरकर गरजने लगे, परंतु सिपाही सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें पकड़कर वापस जहाज पर ले गए। पहरे को अधिक मजबूत कर उन्हें भारत ले आए। अंग्रेज पहरेदारों द्वारा सावरकर को पुनः पकड़ने के बाद भी सावरकर का यह अद्भुत साहस दुनिया के इतिहास में एक रोमांचकारी कृत्य बन गया। सावरकर पर भारत में मुकदमा चलाया गया। उन पर आरोप थे कि क्रांति के द्वारा राजसत्ता को उखाड़ फेंकना तथा अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के लिए लोगों को प्रेरित करना। इन दो आरोपों पर अलग अलग 2 आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। अंग्रेज अधिकारी द्वारा 2 आजन्म कारावास की सजा सुनने के बाद सावरकर जी ने कहा, ओ अंग्रेजों को भी हिंदुओं की पुनर्जन्म की कल्पना मान्य है। 2 आजन्म कारावास की सजा सुनाना ही इसका निर्देशक है। सावरकर की सभी जायदाद सरकार ने जब्त की। 2 आजन्म कारावास का अर्थ था कि सावरकर जी का अंडमान के कारागार में 50 वर्ष बिताना। अंडमान का कारावास काले पानी की सजा के नाम से प्रसिद्ध था। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप का कारागृह अत्यंत कठोर दंड का स्थान माना जाता था। काले पानी की सजा से दंडित अपराधियों से कई प्रकार के कठिन कार्य वहां करा लिए जाते थे। सावरकर जी को तेल के कोलू में बैल के समान जोता जाता था। सुबह से शाम तक कोलू चलाते चलाते तात्याराव थककर चूर हो जाते थे। उन्हें नारियल की रस्सी भी तैयार करनी पड़ती थी। हथेली का चमड़ा
छिलकर रक्त बहने पर भी निर्दिष्ट प्रमाण के काम करना पड़ते थे, वरना बेतों की मार सहनी पड़ती थी। एक दिन अचानक सावरकर जी को अपने बड़े भाई गणेशराव सावरकर का दूर से दर्शन हुआ। गणेशराव सावरकर काले पानी की सजा पाकर पहले से ही उस जेल में लाए गए थे। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि तात्याराव भी वहां पहुंच गए। तात्याराव ने बाबाराव को देखा और बाबाराव ने तात्याराव को, परंतु परस्पर बोल नहीं सकते थे। पहरेदार की सहायता से बाबाराव ने तात्याराव को एक चिट्ठी भेजी। तात्या, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम बाहर रहकर क्रांतिकार को चलाकर सफल होंगे ऐसा मैं मानता रहा। तुम भी यहाँ आ गए, अब आगे क्या होगा? तात्याराव ने उत्तर भेजा, यशा कश्य योगायोग की बात है। ऐसा कहते हैं ना कि निर्भय होकर संकटों का सामना करने में ही कर्तव्य व योग्यता होती है। आप में तथा आप में सभी सहकारी उसी को अब प्रकट कर रहे हैं। परस्पर बोलना, विचार विनिमय करना काले पानी के कारागार में संभव नहीं था। पहरेदार को मनवाकर चिट्ठी भेजना भी हमेशा साध्य नहीं होता था। सावरकर बंधुओं ने अपनी ही एक अनोखा मार्ग निकाला। हाथों में लगी हथकड़ियों को आपस में टकराकर सांकेतिक भाषा में बोलने का अभ्यास किया। धीरे धीरे हथकड़ियों को सांकेतिक भाषा सभी बंदियों को संभाषण का माध्यम बनी। हाथ में बंदी खूनी या लुटेरी होते थे, परंतु सावरकर जी उनके साथ ही प्रेम से व्यवहार कर सम्मान किया करते थे। साथी बंदियों को अक्षर ज्ञान प्रदान करते थे। भारत के इतिहास की परंपरा की कहानियां सुनाते थे। बंदियों में जैसे हिंदू थे वैसे मुसलमान भी। किसी हिंदू बंदी से गलती है क्यों ना हो, मुसलमान बंदी की थाली छू ले तो शेष सभी हिंदू उसे जाति के बाहर कर देते थे। सावरकर जी के प्रयास के कारण हिंदू बंदियों में ऊंच नीच, जाति भाव, दुराभिमान का नामोनिशान तक नहीं रहा। सावरकर जी कारागार में भी स्वयं सार्थक कार्य में लगे रहे। सावरकर जन्मजात कवि थे। कारावास में अपने मन को चिंता से जलाने के बदले चिंतन व मनन से अत्यंत स्फूर्तिदायक काव्यों की रचना में लगाया। उनका शरीर तो अवश्य बंधन में था, परंतु उनका मन, बुद्धि तथा कल्पना तो मुक्त थी। काव्य रचना कर उन्हें कारागार की दीवार पर लोहे की कील की सहायता से लिखते थे। लिखा हुआ अंश कंठस्थ करते थे, पश्चात अगला अंश लिखते थे। कमला, गौमंतक, महासागर आदि अनेक काव्यों को सावरकर जी ने अंडमान के कारागार में ही रचा है। धरती की गंध देने वाले काव्यों को लोगों ने लिखा होगा, परंतु अंडमान की दीवार के पत्थरों की गंध देने वाले इन काव्यों की विशेषता अपूर्व है। अंडमान की हवा, कारागार का आहार आदि के कारण सावरकर जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 1919 में सावरकर के छोटे भाई नारायण राव तथा सावरकर जी की पत्नी यमुनाबाई सावरकर जी से मुलाकात के लिए अंडमान आए। बाबाराव की पत्नी यशोदाबाई का निधन हो गया था। कारागार में रहे उनके पति बाबाराव तथा देवर तात्याराव को यशोदाबाई की मृत्यु की वार्ता इस मुलाकात के समय ही ज्ञात हुई। इस आपातकालीन मुलाकात से आनंद एवं समाधान के स्थान पर दुख ही हुआ। सावरकर जी की अस्वस्थता की वार्ता से भारत में जनता को अतीव वेदना हुई। सावरकर की मुक्ति के लिए चारों ओर से सरकार पर दबाव आने लगा। अंत में इन दबावों के सामने सत्ताधारी अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 1921 में सावरकर बंधुओं ने अंडमान से भारत लाया गया। कुछ काल तक वे दोनों भारत के कारागारों में रखे गए। 1922 में बाबाराव सावरकर को मुक्त किया गया। 1924 में तात्याराव को भी कारागार से छोड़ा गया, परंतु उन पर यह बंधन लगाया कि वे रत्नागिरी जिले से बाहर ना जाएं। उन पर यह भी बंधन था कि वे किसी भी राजकीय कार्यक्रमों में भाग न लें। 1924 से लेकर 1937 तक सावरकर रत्नागिरी जिले में बंदी थे। उनकी पत्नी यमुनाबाई उनके साथ थीं। उन लोगों का विवाह 1901 में हुआ था, परंतु गत 25 वर्ष तात्याराव अकेले ही प्रथम इंग्लैंड में
बाद में अंडमान में जीवन बिताते रहे। अब पुनर्जन्म पाकर नए तौर से उन्होंने कौटुंबिक जीवन प्रारंभ किया था। उन्हें प्रभात नाम की कन्या और विश्वास नाम का पुत्र हुआ। सरकार से अनुमति लेकर एक बार तात्याराव अपने बाल्यकाल के कार्यक्षेत्र नासिक गए। वहाँ की जनता ने उनका नागरिक सम्मान किया। 1 लाख रुपए की थैली उन्हें अर्पित की। सावरकर जी ने उस निधि को समाज सेवा के लिए सुरक्षित रखा और खुद को भी समाज सेवा के लिए अर्पित किया। हिंदू समाज के रूढ़िवाद की बुराइयों को दूर करने का सावरकर जी ने प्रयास किया। उसी प्रकार भारतीय भाषा में कई अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग रूढ़ बन गया था, इसलिए उन्हें भी हटाने के लिए भाषा शुद्धि का कार्य उन्होंने ही किया। 1937 में सावरकर पर लगाए दोनों बंधन हटा दिए गए। बाद में सावरकर जी सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्रता पूर्व काल में हैदराबाद के निजाम के राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। निजाम शाही ने हिंदुओं पर हो रहे इन अन्याय अत्याचारों के विरोध में उन्होंने संघर्ष किया। हिंदू युवकों ने भारी संख्या में सेना में भर्ती होना चाहिए, ऐसा प्रचार किया। पाकिस्तान की मांग सामने आते ही उन्होंने उसका तीव्र विरोध किया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, परंतु पाकिस्तान के निर्माण से करोड़ों हिंदुओं को शरणार्थी बनकर भारत आना पड़ा। हजारों वर्षों से जिस भूमि में वे रहते थे, वहीं पर वे विदेशी बन गए। वहां से बाहर खदेड़ दिए गए। ऐसा कोई हिंदू ना होगा जो इन लोगों के रुदन को देखकर व्यथित ना हुआ हो, जिनका मन करुणा से दवृत न हुआ हो। सावरकर का मन इस विषय परिस्थिति से अस्वस्थ होना स्वाभाविक ही था। 1948 में महात्मा गांधी का हत्या हुई। उस समय भारत सरकार ने उन्हें बंदी बनाया, परंतु मुकदमे का सिलसिला पूरा होने पर वे निर्दोष पाए गए। 1957 का वर्ष भारत के लिए अविस्मरणीय था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम का 7 सरिकोत्सव अत्यंत शान से मनाया गया। राजधानी दिल्ली में हुए इस समारोह में स्वतंत्र संग्राम के महानायक विनायकराव सावरकर जी ने गर्व के साथ सहयोग किया। अत्यंत आवेश के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रोचक वर्णन किया और अपने भाषण में प्रतिपादित किया कि भारत को सदा के लिए स्वतंत्र रहना है तो हम लोगों को आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित रहना होगा। 1960 तात्याराव के जीवन में स्मरणीय वर्ष रहा, तो उन्हें दी गई 2 आजन्म कारावास की सजा पूर्ण होने के पूर्व यदि तो उन्हें मुक्त न किया होता तो उन्हें 1960 तक कारावास में ही रहना पड़ता। इसलिए सावरकर जी के अनुयायियों ने 1960 में मृत्युंजय दिन मनाया। विनायकराव सावरकर ने मृत्यु से लड़कर विजय प्राप्त की है, ऐसा कहकर उनका अभिनंदन किया। भारत सरकार ने अंडमान कारागार के उस कमरे में जहां सावरकर जी को रखा गया था, उसके स्मरणार्थ स्मरण झलक लगवाया और उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। 1965 में महाराष्ट्र तथा भारत सरकार ने उन्हें मानधन दिया। सरकार की ओर से घोषणा की गई, सावरकर अप्रतिम स्वतंत्र वीर है। उनके बड़े भाई गणेशराव बाबाराव सावरकर 1945 में और छोटा भाई नारायणराव सावरकर 1950 में स्वर्ग सिधार गए। सावरकर जी की पत्नी यमुनाबाई का भी 1964 में निधन हो गया था। पुत्री प्रभात का विवाह होकर वह पति गृह में विराजित थी। जीवन के कार्यकलाप समाप्त हो गए थे। तात्याराव का शरीर थक गया था, स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। उनके जीवन में कोई भी आशा आकांक्षा शेष नहीं थी। हिंदुओं को शब्द देने वाली सिंधु नदी, हिंदुओं के लिए पवित्र वेदों को देने वाला आर्यावर्त प्रदेश भारत से बाहर रहकर पाकिस्तान के नाम से दूसरा राष्ट्र बन गया था। यह उन्हें असहनीय बना था। एक विषय को छोड़कर एक के शेष सभी विषयों में वे तृप्त हो गए थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में सावरकर जी ने अन्न त्याग किया। 26 फरवरी 1966 को उन्होंने अपनी इहलीला समाप्त की। तब उनकी आयु 73 वर्ष की थी।
सावरकर जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय था। वे एक योद्धा भी थे और कवि भी। विविध क्षेत्रों में प्रकट हुई उनकी प्रतिभा मात्र सदा सर्वदा एक मूल विचार पर आधारित थी। वे स्वतंत्रता के महान आराधक थे। स्वतंत्रता को उन्होंने देव के सिंहासन पर बिठाया। ऋषि मुनियों ने जिसे मुक्ति कहा है, मोक्ष माना है। योगियों ने, वेदांतियों ने जिसे परब्रह्मा के नाम से समझा है, वह है स्वतंत्रता। यह था उनका हृदय गान। स्वतंत्र ही उनकी आराध्य देवता थी। जिस किसी भी दिशा में उनकी प्रतिभा प्रभावित हो, उनकी अंतिम इच्छा यही रही थी कि इन सारे प्रयासों को परिणाम हो देश का स्वतंत्र। उच्चता में जो अत्युच्च हो, उत्तमता हो, उसी का नाम है स्वतंत्र। उन्होंने ऐसा ही गीत गाया। जन्म भर वे इसी गायत्री मंत्र को जपते रहे। सावरकर जी स्वतंत्र प्राप्ति के लिए और स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भी उसकी रक्षा के लिए प्रयास करते रहे। इसलिए उनका यह नाम स्वतंत्र वीर सावरकर अमर बना रहे। ब्रिटिश सरकार की गुलामी में जकड़े भारतीय जनता के हृदय में स्वतंत्र की आकांक्षा जागृत कराने वाले स्वतंत्रता वीर सावरकर की यह अमर कथा है। दो आजन्म कारावास की सजाएं एक साथ पाकर भी अंडमान के काला पानी की यात्रा सहर्ष करने वाले तात्याराव सावरकर की यह कहानी है। इंग्लैंड में भारतीय स्वाधीनता के लिए अथक प्रयास बंदी होने पर भी अथाह समुद्र में छलांग लगाने का अनोखा साहस, कोल्हू में बैल की भांति जोते जाने पर भी प्रसन्नता और इन सारी स्थितियों में भी अपनी असाधारण काव्य शक्ति से अद्भुत रचना करने वाले सावरकर जी की यह जीवनी है। प्रभावी वाणी, शक्तिशाली लेखनी और साहसी कृति तीनों का साकार रूप थे हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी।